नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि एटम यानी कि परमाणु किसी भी पदार्थ की जो छोटे से छोटी इकाई है उसको हम परमाणु कहते हैं या फिर एटम कहते हैं। उसके बाद में उसके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि परमाणु क्या है भाई, इंडिविजिबल है, यानी कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो एटम है उसकी संरचना किस प्रकार होती है। क्या एटम से भी कोई छोटी इकाई होती है या उसके कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि फिजिक्स की सेकंड क्लास होगी। हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की बुक से अब सीईटी की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है तो उसे पढ़िए या फिर बाजार से कोई भी बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक भी, ठीक है भाई। तो हम इसकी लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है भाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु की संरचना। इससे रिलेटेड जितने भी सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब एचएसएससी एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, चाहे वो मैथ के अंदर हो चाहे वो आपके जीएस के अंदर हो। तो आपके पास अभी टाइम है, एग्जाम की डेट डिक्लेयर है नहीं, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो एचटेट का पेपर होता है जिसमें 90 नंबर लेना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, यहां भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाए। और फिर ये मत सोचना कि सीईटी का पेपर हर साल होगा, ये तो कहने की बातें होती है। 3-4 साल में एक बार पेपर होगा, ये देख लेना भाई, ठीक है। एक बार पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या है, फिर वेट करते रहना, 3-4 साल कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं है, ठीक है भाई। शुरुआत करें भी आज की क्लास की, शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसके साथ में एक बेल आइकन का बटन होगा उसको भी प्रेस करें ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई, ठीक है भाई। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको क्लियर करवाएंगे। शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी कि परमाणु की संरचना देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए भाई। सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया था वो था जॉन डाल्टन ने, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसकी संरचना के बारे में बताने के लिए जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था वो था भाई जे जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना को बताया, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां रह गई। लेकिन कमियां हुई तो फिर क्या हुआ, रदरफोर्ड आया भाई, दूसरा साइंटिस्ट था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, रदरफोर्ड ने फिर उसका स्ट्रक्चर बताया। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है भाई, ठीक है भाई। तो रदरफोर्ड की भी फिर कुछ कमियां रह गई होंगी। उसके बाद में एक बोर आया भाई, बोर मॉडल ऑफ द एटम। उसने उसके ऑर्बिट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट लगातार सबसे पहले पूछा जाए परमाणु के पेपर के लिए बता देते। अब आप कहेंगे कि सर इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। जब तक आप किसी चीज को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे फिर उसका आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पेपर में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले परमाणु की संरचना कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, तो कौन सा हो जाएगा भाई, थॉमसन, जे थॉमसन। फिर थॉमसन के अंदर कुछ कमियां आई तो रदरफोर्ड में कुछ कमियां आई तो बोर ने, और बोर के बाद सोमरफील्ड थ्योरी है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल 10th तक की साइंस पढ़नी है। तो बोर तक आप याद रखेंगे, वो आपको हम बताएंगे। इसके अलावा कुछ और आप देखिए भाई, हमने कहा कि किसी भी पदार्थ की, जैसे कि ये कोई भी पदार्थ है, मैटर है, इसकी छोटे से छोटी इकाई क्या है भाई, एटम है, यानी कि एटम यानी कि परमाणु है। इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, वैसे हम साइंटिस्ट जे थॉमसन ने बताया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप सभी लोग जानते होंगे इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है भाई। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई, यानी कि क्या करते हैं भाई, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो कि आपने जो कि
सबसे पहले जो डाल्टन ने बताया था कि छोटे से छोटी इकाई एटम है, लेकिन एटम के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल निकले हैं भाई, इस चैप्टर के अंदर निकलेंगे। तो सबसे पहले हम उन सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बने वो यहीं से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन, हिंदी के अंदर इसका कोई अलग नाम नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है जिसे। दूसरा है भाई प्रोटॉन, दूसरा क्या है भाई प्रोटॉन, और तीसरा क्या है न्यूट्रॉन है भाई, यानी कि तीसरा क्या है न्यूट्रॉन है। इन तीनों से पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए एटम के अंदर जो पहला हमारा पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन भाई। अभी साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया है, लेकिन सबसे पहले इसकी खोज किसने की भाई? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी भाई जे थॉमसन ने भाई। बिल्कुल याद रखेंगे, पेपर के अंदर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वाज द डिस्कवर्ड बाई, तो क्या होता है जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन खोज कब हुई थी? 1897 के अंदर खोज हुई थी। कब हुई थी? 1897 के अंदर इसकी खोज हुई थी। इससे रिलेटेड भाई एग्जाम में क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ सकता है भाई? डिस्कवरी, यानी कि किसने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है। आवेश आप सभी लोग जानते होंगे भाई, आवेश मीन्स चार्ज भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो आपको कितना बताना है? -1 होता है। कितना होता है भाई? -1 होता है, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अगर इसका कभी भी मास पूछ ले तो मास होता है 9.11 इंटू में 10⁻³ kg भाई, ठीक है भाई। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1 होता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है इसके ऊपर। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव भाई। इसके बाद में इसका जो मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। क्लियर है भाई सबसे पहला, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन की जो खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज देखिए, एक बोलते हैं रदरफोर्ड ने की थी और एक बोलते हैं गोल्डस्टीन ने की थी। जो सबसे पहले जो प्रोटॉन के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट था वो था ई गोल्डस्टीन भाई। कौन था भाई? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने क्या बताया था सबसे पहले? यानी कि प्रोटॉन के बारे में बताया था। उसने डायरेक्ट प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, उसने बताया था कैनाल रे की। तो पेपर के अंदर 4th पॉइंट और हम लिख लेते हैं, कैनाल रे भाई, कैनाल रे। ये क्या होती है भाई? हिंदी के अंदर सेम नाम है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन है, कैनाल रे का कैनाल रे है, ठीक है भाई। तो कैनाल रे की खोज किसने की थी? ये भी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने ही की थी। किसने की थी भाई? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। क्लियर है? कैनाल रे की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और ये कैनाल रे क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड रे होती हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रे होती हैं, यानी कि जिनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है, यानी कि धनात्मक आवेश किरण होती है, ठीक है भाई। और प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1886 के अंदर। सबसे पहले उसने कैनाल रे थी और कैनाल रे का ही नाम क्या दे दिया था उसने? प्रोटॉन दे दिया था। लेकिन कई बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने केवल न्यूक्लियस की खोज की थी और कहा था कि अगर वो न्यूक्लियस हाइड्रोजन का है तो वो प्रोटॉन है। लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करें तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बाद आ जाओ भाई न्यूट्रॉन के ऊपर। अच्छा भाई, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है भाई। क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश होता है भाई। और कितना होता है? +1 होता है। इसका अगर मास पूछा जाए प्रोटॉन का तो 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम भाई, 27 किलोग्राम। तो ये सब चीजें आप नोट करेंगे, एक बार नोट डाउन करें, फिर हम न्यूट्रॉन और बचा हुआ है, न्यूट्रॉन को और डिस्कस करते हैं भाई। इसके बाद करते हैं भाई न्यूट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? तो न्यूट्रॉन होता है भाई, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? ये की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने खोज की थी और 1932 के अंदर इसकी खोज की थी भाई। 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगर इसके पास पूछा जाए इसके ऊपर आवेश क्या होता है, यानी कि चार्ज कितना होता है, तो भाई ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं।
उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है भाई, यानी कि हिंदी के अंदर मुश्किल हो जाता है, हिंदी के अंदर ज्यादा मुश्किल है भाई साइंस है। तो आवेश इसके ऊपर क्या होता है, उदासीन, यानी कि भाई न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता है। खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। मास कितना है भाई इनका, न्यूट्रॉन का मास है 1.677 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 kg, यानी कि जो प्रोटॉन का मास है और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए अब एनसीईआरटी के अंदर ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी को समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कंप्लीट उसका ओवरव्यू ना पता हो। तो हमने बताया कि एटम पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। नेगेटिवली चार्जड है, मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। सबसे पहले कैनाले की भी खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने, जिसका बाद में नाम बदलकर प्रोटॉन कर दिया गया। प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, +1 उनके ऊपर आवेश होता है और उनका मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। आवेश वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। देखिए बिल्कुल सब कुछ यहीं क्लियर कर देंगे हम। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, इसको कंप्लीट रब कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई, तो 4th आता है। देखिए पेपर के अंदर जो पॉइंट टू पॉइंट आता है वही करा रहे हैं भाई हम। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई, तो वो की थी रदरफोर्ड ने भाई, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई, न्यूक्लियस की, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था वो अब हम बाद में आपको बताएंगे, अभी इसी क्लास के अंदर रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी भाई। देखिए ये होता है एटम भाई, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये तो इसकी स्ट्रक्चर है भाई, ये बताई थी किसने, ये बताई थी रदरफोर्ड ने भी बताई थी और ये बाद में बोर मॉडल ने भी बताई थी, जो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या लाई करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर लाई करते हैं, किसके अंदर लाई करते हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर। पेपर के अंदर ये पूछा जाए क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, तो नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या लाई करता है, एक करता है प्रोटॉन, एक करता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और एटम का सारा मास कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये सब आपके क्या थे, डिस्कवरी से, चार्ज से रिलेटेड सब क्वेश्चन थे। न्यूक्लियस किस कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से भाई। ये सब एक बार नोट डाउन करें। अब शुरुआत करते हैं हम हमारी परमाणु की संरचना। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था उसके बारे में बात करते हैं भाई। देखिए भाई एटम है जो कि पदार्थ की सबसे छोटे से छोटी इकाई है, जिसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल लाई करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, तो यानी कि संरचना, परमाणु की संरचना। सबसे पहले जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वो था भाई जे थॉमसन भाई। कौन सा था भाई, जे थॉमसन। जे थॉमसन है भाई जो साइंटिस्ट है जिसने किसकी खोज की थी भाई, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। लेकिन इसके साथ में पूछा जाए कैथोड रे भाई, कैथोड रे की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने की थी भाई, जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इसका स्ट्रक्चर बताया भाई। जे थॉमसन ने कहा कि ये क्या है, एटम है भाई। एटम, उसने कहा कि एटम के अंदर जो भी मास होता है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने इसका एग्जांपल लिया भाई तरबूज से। तरबूज के अंदर जो भी एडिबल पार्ट, यानी कि जो लाल रंग का पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं भाई, एडिबल पार्ट जो खाने योग्य पदार्थ है, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने इसी प्रकार बताया कि ये सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसके अंदर क्या है
कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि धसे हुए हैं भाई। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं और बचा हुआ जो भी पार्ट है, इसके अलावा बीच में जो भी पार्ट है, ये सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसने ये इसका स्ट्रक्चर बताया। उसने कहा कि एक तरबूज है भाई, तरबूज एक एटम मान लो, तरबूज के अंदर खाने वाला पदार्थ क्या है, पॉजिटिवली चार्जड है, यानी कि धनात्मक आवेशित है। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, उसके अंदर धसे हुए हैं, यानी कि जो बीज धसे हुए होते हैं। तो ये उसने भाई जे थॉमसन ने इसका स्ट्रक्चर बताया था, और कुछ नहीं बताया। फिर उसने कहा कि जितने का जितना जो टोटल जो कुल धनात्मक आवेश है, कुल जो धनात्मक आवेश है, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके बराबर है, कुल ऋणात्मक आवेश के भाई, कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर है। यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। इसलिए बाद में उसने बताया कि जो कि परमाणु है, परमाणु क्या होते हैं, देखिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो जीरो हो जाएगा। तो परमाणु क्या होते हैं भाई, उदासीन होते हैं। क्यों क्या होते हैं भाई, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होते हैं भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई, साथ साथ में ये है कि अगर साथ में वीडियो अगर अच्छी लगती है, यानी कि आपको बहुत इंटरेस्ट, वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्ट बन रहा है कि बहुत अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी से, तो साथ साथ में जो वीडियो है उसको भाई शेयर करने का भी प्रयास करें। जितने भी आपके ग्रुप हैं उसके अंदर भाई शेयर कॉपी, जो लिंक है वो कॉपी करें और वहाँ पर शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें और हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, ताकि बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए भविष्य में और बनाई जाए भाई। ठीक है भाई। उदासीन यानी कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है भाई। यानी कि ये जे थॉमसन ने बताया था, तो जे थॉमसन से रिलेटेड इतना ही था। कमियां क्या रहेगी भाई, और तो कुछ बताया ही नहीं, सभी कमियां ही थी। जो दूसरा साइंटिस्ट आया, यानी कि दूसरे साइंटिस्ट का नाम था कि रदरफोर्ड, उसने क्या किया वो और देख लेते हैं भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसा कि हम कह रहे हैं कि भाई 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो जे थॉमसन ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताकर चला गया भाई। अब आया भाई रदरफोर्ड भाई, यानी कि दूसरा साइंटिस्ट कौन सा आया, रदरफोर्ड। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है भाई। यानी कि जो रदरफोर्ड को हिंदी में रदरफोर्ड बोलेंगे, मॉडल को मॉडल बोल देंगे और एटम को परमाणु बोल देंगे भाई। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, उसने क्या किया, उसने देखो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, हम लास्ट कंक्लूजन उसका बताएंगे। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड की फॉइल ली भाई, गोल्ड की फॉइल ली भाई। तो गोल्ड की फॉइल ली और उसके ऊपर क्या किया भाई, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई भाई। अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। इसके ऊपर क्या किया भाई, गोल्ड की फॉइल के ऊपर यानी कि अल्फा पार्टिकल डाले भाई, और फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में यहां पे एक स्क्रीन लगा दी भाई। स्क्रीन के बाद पता चला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए भाई, पास हो गए, और केवल कुछ पार्टिकल क्या हुए, डेविएट हो गए, और कुछ पार्टिकल वापिस 180 डिग्री पे यानी कि वापिस डेविएट हो गए भाई। देखिए मान लेते हैं भाई, देखिए गोल्ड फॉइल के अंदर ये एटम मान लिया, गोल्ड फॉइल किसकी बनी हुई है, सबसे छोटा पार्टिकल तो एटम है भाई। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में लिया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इससे भाई पास हो गए, यानी कि सीधे के सीधे 90% जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे सीधे यानी कि सीधे पास हो गए। उसके बाद में कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, इस तरीके से डेविएट हो गए भाई, इस तरीके से मिले भाई, यानी कि डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे चले गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल वापिस आ गए भाई, कुछ अल्फा पार्टिकल वापिस आ गए। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि देखिए अल्फा पार्टिकल जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर जैसे कि थॉमसन ने बताया था केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कि एक प्रोटॉन के 10,000 गुना, प्रोटॉन का मास 10,000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अल्फा पार्टिकल डेविएट कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन से, जब सामने मास बिल्कुल छोटा सा है और एक भारी यानी कि पार्टिकल जा रहा है, तो भारी पार्टिकल डेविएट क्यों होगा, वापिस क्यों आएगा, यानी कि तभी आ सकता है जब उससे बड़ा पार्टिकल सामने हो। तो भाई यहां पर एक कंक्लूजन निकला कि भाई जो एटम का जो है मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है भाई। एटम का क्या है, परमाणु का बहुत ज्यादा पार्ट तो खाली है भाई। लेकिन क्या हो रहा है कि बीच के अंदर
जैसे कि पहले एटम को हम इस तरीके से कर रहे थे, तो ये जो मोस्ट ऑफ पार्ट स्पेस है वो क्या है, खाली है, लेकिन इसके मिडल में क्या है, सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है, सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है, ताकि एक भारी पार्टिकल यहां पर जाएगा, ज्यादा मास दिखेगा, या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, अगर और ज्यादा मास हुआ या फिर चार्ज हुआ तो वापिस आ जाएगा। तो ये देखिए अल्फा पार्टिकल डेविएट होके वापिस आ रहा है, तो वापिस कब आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक धनात्मक क्या करते हैं, रिपेल करते हैं भाई, और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चुंबक के तरीके से। तो वापिस अगर पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहीं से क्या किया कि उसने कहा कि ज्यादा तो पार्ट खाली है, लेकिन कुछ जगह क्या है कि सारे का सारा मास, सारे का सारा आवेश यानी कि चार्ज कंसंट्रेटेड है, और उसी का नाम क्या दे दिया गया, उसी का नाम दिया गया न्यूक्लियस भाई। यहीं से खोज हुई थी किसकी, न्यूक्लियस की। और किसने की थी भाई, रदरफोर्ड ने की थी। किसने खोज की थी भाई, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है भाई, तो यहीं से स्टार्ट हुई थी न्यूक्लियस की खोज भाई। इसके बाद में न्यूक्लियस फिर कहा कि अगर ये एटम है हाइड्रोजन का है, अगर ये हाइड्रोजन का है तो ये क्या है, ये जो सेंटर के अंदर है ये है प्रोटॉन भाई, ये क्या है भाई, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के बारे में यहां भी बताया गया। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, यानी कि एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक ही प्रोटॉन होता है। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होता है, 2He4 भाई, 2He4, यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे दो, प्रोटॉन होंगे दो, तो ये मास नंबर कितना है, 4 है, तो ये दो और क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। और बाद में पता चला था कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन भी लाई करते हैं और न्यूट्रॉन भी लाई करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि कार्बन C612 है भाई, तो इसके अंदर पूछा जाए कि बताइए भाई इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 6 है। ये क्या होता है, ऊपर होता है मास नंबर भाई, अभी बताएंगे थोड़ी देर में मास नंबर। मास नंबर में से देख 6 तो प्रोटॉन हो गए, और मास नंबर सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर है, तो 6 और क्या रह गए, न्यूट्रॉन भाई। तो इसके अंदर क्या होगा, 6 तो प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये इसका टोटल स्ट्रक्चर होता है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बताएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। साइंस बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको, जितनी भी 19 चैप्टर हैं जो कि 9th और 10th के हैं, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। इसके बाद भाई अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या कमियां रही भाई, जे थॉमसन की क्या कमियां थी कि न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया भाई, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार हुआ। अब क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कि देखिए भाई ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं भाई, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते यानी कि क्या हो रहा है कि इनकी एनर्जी कम हो रही है, ये जाके न्यूक्लियस में डल जाते हैं भाई। और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन डल गए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा से यानी कि मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एटम ही नेस्ट हो जाएगा भाई। एटम नेस्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट की दिक्कत आई भाई, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे इस बात का नहीं पता भाई, इस बात का नहीं पता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है, और कम होती होती क्या हो रहा है कि एटम ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। साथ में एटम डिस्ट्रॉय तो मैटर डिस्ट्रॉयड, पदार्थ ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हालांकि तो एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडल के अंदर कमी थी, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट को नहीं बता पाया भाई। तो फिर अब क्या हुआ कि तीसरा साइंटिस्ट आया, बोर भाई। इसका भी हिंदी के अंदर बोर ही लिखेंगे भाई आप, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर का परमाणु मॉडल भाई, बोर का क्या हो जाएगा, परमाणु मॉडल हो जाएगा तीसरा भाई। तो इसने क्या बताया, इसने जो कमियां थी, जो कमियां क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट भाई, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे इसके बारे में बताया। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखिए भाई ये क्या है, एटम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसका एक ऑर्बिट ये हो गया, एक कक्षा ये हो गई। मान लिया कि ये एटम है और ये इसकी 3 कक्षाएं हैं भाई, 4 कक्षाएं हैं। तो कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो ये सबसे बड़ी बात हुई भाई। ठीक है भाई। इसने कहा कि कुछ फिक्स कक्षाओं के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब वो फिक्स पता कैसे चलेगा भाई,
तो इसने भाई कुछ नाम दे दिए भाई। देखिए भाई, न्यूक्लियस के जो सबसे पहले वाली सेल होती है जहां पर n की वैल्यू 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं भाई। याद रखो भाई बिल्कुल, के सेल भाई। ठीक है भाई, ये जो दूसरी सेल होती है, जो दूसरा ऑर्बिट होता है, n की वैल्यू 2 होती है, तो इसको हम बोलते हैं के एल सेल भाई। इसके बाद जो तीसरी कक्षा है जहां पर n की वैल्यू 3 होती है, इसको हम बोलते हैं एम सेल भाई। यहां पर बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन बनेगा। n की वैल्यू 4 है तो के एल एम एन सेल भाई, के एल एम एन सेल भाई। तो भाई देखिए भाई, जो भी ऑर्बिट होंगे उसके लिए बोर्ड ने 4 कक्षाएं बताई भाई। सबसे पहली कक्षा को बोलते हैं के सेल, दूसरी को एम सेल, तीसरी को के एल एम, तीसरी को एम और एन सेल। पेपर के अंदर ये पूछा जाए कि भाई थर्ड ऑर्बिट है तो उसको कौन सी सेल बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, के एल एम एन, तो क्या बोलेंगे हम, एम सेल भाई। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बता देते हैं। तो के सेल भाई, के सेल जो है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर कितने होंगे, तो उसका एक फार्मूला है 2n स्क्वायर। क्या होता है भाई, 2n स्क्वायर। जहां पर अगर n की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, के सेल होगी भाई। कौन सी सेल है, के सेल। तो n की वैल्यू 1 पुट करो भाई, कितना हो जाएंगे, तो के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 हो जाएगी, के एल आ जाएगा, कौन सी सेल आ जाएगी, एल सेल। तो 2 n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। पूछा जाए के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल के अंदर 8 भाई। और इसके बाद में एम के अंदर कितने होंगे भाई, एम सेल, तो 3 आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 3 9 दूनी 18। ये पढ़ा होगा भाई, साइंस के स्टूडेंट है, कमेंट सेक्शन में बताएं। 2 8 18 32, 2 8 18 32 किस प्रकार आते हैं, n की वैल्यू 4, n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। तो ये आपको करना है। पहली सेल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फोर्थ सेल में कितने आ जाएंगे भाई, फोर्थ सेल में कितने आएंगे भाई, फोर्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ जाएंगे, 32, 2 8 18 32 भाई। ठीक है भाई। अब पूछा जाए कि मान लिया कि कार्बन है भाई, यानी कि कार्बन है, कार्बन में क्या होता है, C612 होता है। तो बताइए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है भाई, 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार लाई करेंगे, पहली सेल में कितने लाई कर सकते हैं, 2 ही लाई कर सकते हैं, 2 लाई हो गए भाई। बचे कितने, 4। दूसरी में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 आ गए भाई। और कमी कितने की है, 4 की और है भाई। इसलिए आपने ये भी पढ़ा होगा, इनर्ट सेल, यानी कि जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो सेल हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। वो भी हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के अंदर, नेक्स्ट क्लास में आएगी भाई वो। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि 2 8 18 32, 2 8 18 32। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई। लो भी स्क्रीनशॉट लो भी, फिर बताते हैं इस बुक से क्या रह गया भाई। अब इसके बाद देखिए भाई, एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक में ही कह रखा है कि किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी एटम के लिए के और एल सेल फुल हैं भाई। के भी भरी हुई है, एल भी भरी हुई है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो के भरी हुई है तो कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, 2 भाई। एल भी भरी हुई है तो 2 और 8 10, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। पेपर के अंदर यह पूछा जाए के एल एम एन, चारों सेल भरी हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, तो 32 18 के 50 और 8 58 और 2 कितने हो जाएंगे, 60 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे भाई। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है।
4 तक ये याद रखने हैं, उसके बाद में 5 6 के लिए यहां पर पुट कर सकते हैं। पेपर के अंदर ये पूछा जाए 5th ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5th ऑर्बिट के लिए सेल में 5 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। जो भी चीज़ थी, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है। एनसीईआरटी बुक सामने रखेंगे तो ये लगेगा कि जो पढ़ाया है वो बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ाया है, कुछ भी यानी कि नहीं छोड़ा गया है भाई, ठीक है भाई। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें, वैलेंसी भाई। वैलेंसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है संयोजकता। हिंदी के अंदर, हिंदी के स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे भाई संयोजकता, और इंग्लिश वाले बोलेंगे भाई वैलेंसी भाई। तो हिंदी वालों को प्रेफरेंस दे दे अब की बार भाई संयोजकता यानी कि वैलेंसी। ये क्या होता है भाई, किसी भी एटम की कंबाइनिंग पावर, किसी के साथ कोई एटम कंबाइन होगा, जुड़ेगा, तो वो उसकी कितनी पावर है, वो पॉजिटिव पावर है या फिर नेगेटिव पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी निकाली जाती है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से घटाए जाते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए एक चीज याद रखें कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई। बारी बारी जो सेल है उसके अंदर 8 होने चाहिए। 8 से कम है तो दिक्कत है, 8 से ज्यादा है तो भी वो एक वैलेंसी का पार्ट बनेगा। किस प्रकार बनेगा बताते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का भाई। सुना होगा भाई हाइड्रोजन एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई। देखिए भाई हाइड्रोजन का, देखिए यहां पर हम सिंबल बनाएंगे, ये होता है सिंबल। सिंबल क्या होता है, एच भाई। सिंबल क्या होता है, एच से, जिसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर भाई, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं भाई। एटॉमिक नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं, जेड से। कितना एटॉमिक नंबर होता है, 1 होता है। फिर पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होते हैं भाई, तो प्रोटॉन 1 होता है। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो भी 1 होता है। न्यूट्रॉन पूछा जाए तो 0 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 0। देखिए किसी भी फार्मूले को लिखने के लिए एक्स जेड ए क्या होता है, मास संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है कि परमाणु संख्या, और एक्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, 1H1। तो एक क्या है इलेक्ट्रॉन, एक क्या है प्रोटॉन, और मास नंबर में से प्रोटॉन घटाते हैं तो न्यूट्रॉन बचते हैं, और एक में से एक घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है भाई। क्लियर है, तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास हो गए। इसके बाद बताइए भाई, इसकी वैलेंसी बतानी है भाई। तो वैलेंसी कितनी होगी भाई, वैलेंसी कितनी होगी भाई। तो वैलेंसी बताओ भाई, पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। 1 आ गया तो कितना बचा भाई, 1 बचा। तो 2 में से 1 घटा दो भाई, तो कितना, वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरा हम एलिमेंट लिखते हैं हीलियम। हाइड्रोजन के बाद क्या लिखेंगे भाई, हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक, हीलियम को He से डिनोट करते हैं, और He का जो सिंबल क्या होता है, 2He की पावर 4 भाई। 2He की पावर कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए भाई, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 2 हैं भाई। एटॉमिक नंबर भी 2 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 हैं। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएंगे। वैलेंसी कितनी होगी भाई, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे हुए हैं। पहली सेल कंप्लीटली फिल्ड है, कोई भी खाली नहीं है। तो अगर कोई सेल अगर भर जाए तो उसकी अट्रैक्ट या फिर कंबाइनिंग पावर कितनी होगी। जब कोई चीज भरी हुई है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, वो क्या होते हैं, वो गतिशील नहीं होते हैं। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि कोई सेल भरी हुई है तो क्या है कि वैलेंसी 0 है। अगर खाली है तो कितने से खाली है, तो उसमें से घटा दो। आखिरी सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 8 से कम है तो उनको घटा दो भाई। तीसरा लिखते हैं भाई, सीधा हम लिखेंगे लिथियम। बुक से भाई आप पूरी की पूरी टेबल देख लें भाई। लिथियम को लिखते हैं 3 और 6, 3 और 4 भाई, यानी कि 3 और 7। लिथियम को लिखते हैं 3Li7 भाई, ठीक है भाई। इसकी वैलेंसी, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। फर्स्ट सेल भरी हुई है, दूसरी सेल में कितना है भाई, 1 है। तो 1 इसकी रिएक्टिव पावर हो जाएगी। लिथियम के बाद आ जाएगा भाई आपका बेरिलियम। क्या आ जाएगा, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। पहली सेल भरी हुई है, जो नेक्स्ट सेल में कितने आने चाहिए भाई, 8 आने चाहिए, लेकिन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 लिख दो भाई, 2 पावर है, पॉजिटिव पावर है। पांचवी कितना है, बोरोन भाई। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद बोरोन के बाद क्या होता है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। पेपर के अंदर वैलेंसी पूछी जाती है, बताओ भाई कार्बन की संयोजकता क्या होगी, बताओ भाई 1 2 3 4। पेपर के अंदर सीधा पूछ सकता है। तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0,
लिथियम की 1, उसके बेरिलियम की 2, बोरोन की 3 और कार्बन की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद दिक्कत आती है नाइट्रोजन में भाई। अब आ गई भाई नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अंदर क्या हो गई भाई, नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 में किस तरीके से, पहली सेल में 2, दूसरी में कितने 5, लेकिन दूसरी में आने कितने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो अब क्या हो जाए, जब आपसे ज्यादा हो जाए तो 8 में से घटा दो भाई। देखिए 8 का आधा कितना है, 4, 1 2 3 4 लिखो। अब ये नहीं लिख सकते हम वैलेंसी 5 होगी, 5 नहीं लिख सकते, जो कम होगी वो देखो भाई। अब ये नंबर 4 से ज्यादा जा रहा है तो 8 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिसके अंदर भाई 2 और 6 आ जाते हैं। तो 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 2, इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। इसके बाद फ्लोरीन भाई, फ्लोरीन 9 होता है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और इसके बाद कितना आ जाएगा, नियोन, नियोन 10 होते हैं, कंप्लीटली फील्ड सेल है, 0, इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी चीज की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इस प्रकार हम निकालते हैं। अगर लास्ट सेल में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। अगर 1 आता है तो ठीक है, 1 वैलेंसी, 2 आ रहे हैं तो 2, 3 आ रहे हैं 3, 4 आ रहे हैं 4। अगर 5 आ जाते हैं तो 8 में से 5 को माइनस करो, फिर वैलेंसी निकालो भाई। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको निकालनी है। एक टेबल और बता देते हैं, थोड़ी सी एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। उम्मीद है ये क्लास आपने अब तक किसी भी यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं से नहीं पढ़ी होंगी भाई, स्पेशल एग्जाम के लिए। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है भाई सोडियम। सोडियम भाई, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11। देखिए भाई, पहली सेल भरी हुई है 2, फिर दूसरी में 8, तीसरी में 1, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी भाई। उसके बाद मैग्नीशियम, Mg से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे, पहली में 2, दूसरी में 8 और कितने बचे फिर 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 भाई। इसके बाद एल्यूमिनियम भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, 2, 8, 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 भाई, 2, 8, 4, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 भाई। अब दिक्कत आएगी, अब ये आएगी कि भाई अब कितने इलेक्ट्रॉन और हैं, आखिरी में कितने हम बता रहे हैं, 8 में से घटाना है वैलेंसी के लिए। देखिए अब आ जाएगा सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना है, 15, 2, 8, 5। अब वैलेंसी कितनी हो जाएगी, या तो आप 5 लिखेंगे या फिर 8 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 3, इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फर होता होगा भाई 16, सल्फर 16, तो 2, 8, 6, 8 में से 6 गया, कितनी वैलेंसी आ जाएगी, 2 भाई। इसके बाद क्लोरीन भाई, तो 17, कितना आ जाएगा, 2, 8, 7, कितनी आ जाएगी वैलेंसी, 1 आ जाएगी। उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन का कितना होता है, 18, तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 8, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये क्या है, संयोजकता पावर है। स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट टेबल बनी हुई है बुक के अंदर, डायरेक्ट दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे हुए हैं यहां पर दिखा रखे हैं, तो बुक का सहारा जरूर लें, अकेले पढ़ाने के ऊपर ना जाए भाई। ठीक है भाई, वैलेंसी किसी भी एटम की निकाल सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद 4 डेफिनेशन है भाई, 4 डेफिनेशन है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसी प्रकार फिजिक्स की अगली यूनिट वर्क पावर एनर्जी, वो भी बहुत जल्द करा देंगे, जो भी आपके पेपर के अंदर आ सकती है। अगला जो टर्म है वो है एटॉमिक नंबर भाई। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है भाई, कितने उसके अंदर एटम लाई करते हैं भाई, कितने उसके अंदर एटम लाई करते हैं। मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स क्या होता है एलिमेंट, जेड क्या होता है उसकी परमाणु संख्या, ए क्या होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। बिल्कुल ध्यान से सुने भाई, किसी भी एलिमेंट के लिए जो नीचे जो सिंबल होता है वो होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, जो ऊपर नंबर होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर भाई। क्या होता है, मास नंबर। तो ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट, मान लेते हैं भाई कार्बन है, कार्बन C612 है भाई। ठीक है भाई, तो कार्बन के अंदर भाई देखिए भाई, हमने कहा मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर घटाएंगे, प्रोटॉन घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, एटम क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो भाई परमाणु संख्या क्या होती है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, जेड
इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेपर के अंदर कभी भी दे दिया जाए कि भाई किसी भी एलिमेंट के अंदर छह प्रोटॉन है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6 ही होंगे। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा लिखो भाई मास नंबर, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या को दिखाते हैं हम ए से। भाई किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। यानी कि ए मतलब टोटल न्यूक्लियस का मास नंबर। भाई इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। भाई ठीक है भाई, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। भाई ठीक है भाई। तो देखिए भाई ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या। ऊपर वाले को हम क्या दिखाते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई, 6 हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, वो भी 6 है। द्रव्यमान संख्या की 12 है। प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 माइनस के 6 कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कभी भी कुछ भी दे दिया जाए, मान लिया कि आपको दे दिया जाए कैल्शियम 2040, पूछा जाए इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 20। भाई एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 हैं। और फिर पूछा जाए मास नंबर कितना है, तो 40 आ जाएगा। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 40 में से 20 गया, 20। भाई इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद एक टर्म और लेते हैं, उसके बाद इस यूनिट को या फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में बताने की ज़रूरत है नहीं, जो भी आप जानते हैं क्या हम कह रहे हैं। आइसोटोप्स। भी आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो का मतलब देखिए भाई, हमेशा इसका हिंदी के अंदर मीनिंग हमें भी नहीं पता, आप सर्च कर लीजिए। आइसो का मतलब होता है सेम। भाई आइसो का मतलब होता है सेम। भाई यानी कि आइसोटोप्स वे एलिमेंट होते हैं जिनके क्या होते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होती है। भाई परमाणु संख्या क्या होती है, जिनकी वे एलिमेंट जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि समान होती है। बराबर होती है, ये तो बराबर कोई वर्ड नहीं है, समान होती है हमें लिखना चाहिए। भाई ठीक है भाई। जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। भाई जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 1H1, 1H2, साइंस वाले जानते होंगे 1H3। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। भाई क्या बोलते हैं भाई, प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। तो क्या है कि इसके अंदर क्या है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, 111, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है, बराबर होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। भाई क्या होती है, भिन्न होती है। भाई ठीक है भाई। तो वो कौन से होते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद में एक वर्ड और यूज करते हैं, आइसोबार। भाई आइसो मतलब सेम होता है, एक ऐसे एलिमेंट जिनके द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यानी कि जिनका मास नंबर क्या हो, सेम हो, द्रव्यमान संख्या समान होती है, और परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। उल्टा है भाई, परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। भाई तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे कि आइसोबार। पेपर के अंदर पूछ सकता है व्हाट इज द आइसोटोप्स, 4 ऑप्शन देगा, सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम न्यूट्रॉन, सेम प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन, सेम न्यूट्रॉन। तो आप लोगों को डेफिनेशन वहीं से बना लेनी है। आइसोटोप परमाणु संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या भिन्न होती है। ये क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसकी समरी भी बता देते हैं थोड़ी ही। समरी ये है भाई, देखिए सबसे पहले हमने बताया कि एटम यानी कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जिसके अंदर भाई जिससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता। लेकिन परमाणु की संरचना के अनुसार 3 साइंटिस्ट ने बताया कि भाई इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कैथोड रे। और इसके साथ में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इन सभी की डिस्कवरी 1897 में की थी। इसके बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट था, ई गोल्डस्टीन भाई, जिसने
किसकी, प्रोटॉन की खोज की थी और इसके साथ में कैनाल की खोज की थी जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है भाई। इसके साथ में एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी भाई। न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है भाई, और इसका मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। फोर्थ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लाई करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु संख्या बनती है। और इसके साथ में परमाणु संख्या किसके बराबर होती है कि जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितनी परमाणु संख्या है, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई। इस दिशा में, परमाणु की संरचना की दिशा में जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया था वो था भाई जे थॉमसन, जिसने बताया था कि भाई एक तरबूज के तरीके से क्या होता है, किसी भी परमाणु का क्या होता है, संरचना होती है। और कुछ नहीं बताया, और बताया कि जो परमाणु है यानी कि एटम है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके साथ में दूसरे नंबर के ऊपर जो रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले और देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए। कोई अल्फा पार्टिकल वापस तभी आ सकता है जब अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब पॉजिटिव चार्ज सामने हो या फिर बहुत बड़ा मास सामने हो। तो फिर कहा गया है कि जो एटम का जो ज्यादातर भाग क्या है कि वो क्या है, खाली है, और कुछ भाग क्या है, जो सारे का सारा मास और सारे का सारा चार्ज सेंटर के अंदर वही इनक्लोज्ड है। और उसी सेंटर के अंदर, जिस सेंटर के अंदर सारे का सारा मास, सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया कि इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं, तो वही एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। इसी दिशा में तीसरा साइंटिस्ट बोर मॉडल ऑफ एटम आया, जिसने बताया कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर पहली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसको हम के सेल बोलते हैं। के के बाद एल दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसे हम एल सेल के नाम से जानते हैं। तीसरी सेल जिसको हम एम सेल बोलते हैं, जिसके अंदर थर्ड ऑर्बिट होता है, जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। और फोर्थ सेल है एन सेल, जिसके अंदर एन इज इक्वल टू 4 होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर 32 आ सकते हैं। इसके बाद हम वैलेंसी की बात करें, यानी कि किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी के साथ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर लास्ट सेल में कितनी होनी चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वैलेंसी मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो 4 तक लाई करती है। कहां तक लाई करती है भाई, 4 तक लाई करती है। अगर 4 के बाद इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। जैसे हमने कार्बन की कही, तो कार्बन की 2 4 यानी कि 4 हो जाते हैं। कार्बन के बाद जब नाइट्रोजन की आती है तो वैलेंसी वापस 3 हो जाती है। एटॉमिक नंबर यानी कि भाई हमारी परमाणु संख्या की नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम भाई द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का 2nd चैप्टर। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि भविष्य में सारी क्लासेज की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले फिजिक्स के चैप्टर को उठाते हैं और इसी के बाद केमिस्ट्री के चैप्टर को इसी प्रकार हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।